अगर आपके माइंड में एक ही थॉट बार बार चलता रहता है और आपकी कोशिश करने के बावजूद आप उसे निकाल नहीं पाते और वो थॉट इतना ज़्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी प्रोवोक कर देता है कि उस पर आप जब तक एक्ट ना कर लें आपको तसल्ली नहीं होती, आपकी बेचैनी या एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। सो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप में चांसेस हो सकते हैं कि आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए आपको कब जाना चाहिए। आई एम ज़ुरैर बाब खान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पे होने वाली है। बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, आपने पहले नाम से देखना है। ऑब्सेसिव मीन्स कि एक ही थॉट रिपीटेडली आपके दिमाग में आना। ठीक है, आपकी लाख कोशिश करने के बावजूद वो थॉट आपके दिमाग से नहीं जाता, दैट इज़ योर ऑब्सेशन। तो अब हम मूव करते हैं वर्ड की दूसरी टाइप की तरफ, दैट इज़ कंपल्सिव। कंपल्सिव का मतलब ये होता है टू एक्ट, उस चीज़ पे एक्ट करना। ठीक है, और ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है जो कि बहुत प्रेवलेंट है। प्रेवलेंट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली लोगों को होना शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम इसके ट्रीटमेंट में बहुत डिले कर देते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है उसमें आप किस तरह के सिम्टम्स फील कर सकते हैं। इसमें आपको डिसकम्फर्टिंग थॉट्स हो सकते हैं जो आपके माइंड में बार बार आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एक ऑब्सेशन है कि आपके हाथ गंदे हैं या आपके कपड़े साफ़ नहीं हैं या जिस जगह पे आप रह रहे हैं वो साफ़ नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपके दिल में एंग्जाइटी आना शुरू होगी। पहले तो आपको थॉट आएगी, दैट इज़ योर ऑब्सेशन। थॉट आ गई, उसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर एंग्जाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, आपके अंदर एंग्जाइटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी कर रहे होंगे, आपका दिमाग दोबारा आपको वहीं लेके जाएगा कि आपके हाथ साफ़ नहीं है, कॉन्टेमिनेशन है, जर्म्स हैं, ठीक है, आपको बीमारी हो सकती है। ये सारी थॉट्स एक नॉर्मल हद तक इंसान को फील होती हैं, लेकिन जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाएं और आपका फोकस हर उस चीज़ से हट जाए जो आप कर रहे हैं, आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अब हम बात करते हैं कि कंपल्शन क्या होती है। ठीक है, कंपल्शन ये होती है टू एक्ट ऑन समथिंग। सपोज आपको एक ऑब्सेशन हुई, आपको एक थॉट आई कि आपके हाथ साफ़ नहीं है और वो थॉट रिपीटेडली आपके दिमाग में चलती रही, आपको उस चीज़ से एंग्जाइटी होती रही। उसके बाद उस एंग्जाइटी से तंग आके आपने क्या किया, यू वेंट एंड यू जस्ट वॉश योर हैंड्स, आपने जाके हाथ धो लिए। एक दफ़ा धोए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपकी जो एंग्जाइटी थी वो सेटल डाउन हो गई, आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल गया। इन कुछ ही वक्त के बाद आपको दोबारा से वो थॉट आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। लेट्स सपोज आप ग्रॉसरीज करने गए हैं, आप बाहर घूमने गए हैं, वहाँ पे आपने पैसों को टच किया है, ठीक है, अपने वॉलेट को टच किया है, आपने अपना फ़ोन डिफरेंट प्लेसेस पे रखा है। तो उससे क्या हुआ कि आपको एक ऑब्सेशन ट्रिगर हो गया और आपको लगना शुरू हो गया कि शायद सारे जर्म्स आपके फ़ोन पे आ गए हैं और फ़ोन से ट्रांसफ़र होकर आपके हैंड्स पे आ गए हैं। तो उस सारे ट्रिप में आपका माइंड बार बार आपको उसी तरफ लेके जाता रहेगा, वो आपको बार बार ड्रैग करेगा कि आपके हाथ साफ़ नहीं हैं, सो यू कैन नॉट ईट। आप कुछ खाएंगे तो जर्म्स आपके अंदर चले जाएंगे, या अगर आप अपने कपड़ों को हाथ लगाएंगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ये सारी थॉट्स जो आपको आएंगी, बेसिकली ये आपकी ऑब्सेशंस हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने उसी लूप की तरफ जाएंगे जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हम एक्सपीरियंस करते हैं। एक लूप होगा कि आप जाएंगे और आप हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, आप एक दफ़ा हैंड वॉश करके आएंगे, दोबारा आप किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे और दोबारा से वो साइकिल वो लूप स्टार्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। बहुत सारे लोगों को लगता होगा जब वो अपने घर का डोर लॉक करते होंगे और वो आके जब सोने के लिए लेटते होंगे, उनके माइंड में थॉट आती होगी कि व्हाट इफ़ कि मैंने लॉक खुला छोड़ दिया। उनको ये थॉट तब तक आती रहेगी और वो सो नहीं पाएंगे जब तक वो उस पर एक्ट नहीं करेंगे, कंपल्शन नहीं करेंगे, और वो जाके अपने घर का दरवाज़ा दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो वापस आए तो वो एक दफ़ा चेक कर चुके होते हैं, लेकिन वो उस साइकिल में, उस लूप में बार बार जाते हैं। कुछ लोगों में माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उनकी एंग्जाइटी एक दफ़ा उस चीज़ पे एक्ट करने के बाद कंट्रोल हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक और एग्ज़ाम्पल की। आप में से कितने लोगों को लगता हो कि शायद हमने स्टोव अपना
खुला छोड़ दिया है या गैस हमने खुली छोड़ दी है, उसके बाद आपका दिमाग आपको वर्स्ट केस सिनेरियो सिखाता होगा कि व्हाट इफ़ कि मैंने गैस खुली छोड़ दी हो, व्हाट इफ़ कि वो घर में जमा हो जाए, व्हाट इफ़ वो हमारे लिए अलार्मिंग हो, डेंजरस हो। इस तरह के सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में चलना शुरू हो जाएंगे जब तक आप उस पर जाके एक्ट नहीं कर लेते। लेकिन ये जो लूप है बेसिकली ये आपकी एंग्जाइटी को थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ दे देगा, दैट इज़ अ टेम्परेरी थिंग। कुछ लोगों का मैक्सिमम टाइम ऑफ देयर डे इसी चीज़ में गुजर जाता है कि वो बार बार ऑब्सेशन करते हैं, फिर कंपल्शन करते हैं, ऑब्सेशन करते हैं, कंपल्शन करते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो इतने एग्जॉस्ट और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि इस बीमारी से कैसे फ़ाइट करना है। ये चीज़ बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है, बुज़ुर्गों में भी हो सकती है, ये किसी में भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि ओसीडी हमें क्यों होता है, इतना प्रेवलेंट क्यों है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ओसीडी की रीज़न ये हो सकती है कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल है जो हम सेरोटोनिन कहते हैं, और उसकी कमी की वजह से हमें ओसीडी के सिम्टम्स हो सकते हैं या ये डिसऑर्डर हमें हो सकता है। बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन केमिकल्स होती हैं, जब उनकी प्रोडक्शन लो होती है तो ओसीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी लर्न बिहेवियर में भी आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है या जो कोई ऐसा क्लाइंट है जो इस चीज़ से गुजर रहा है, उसको देखते देखते आप में भी टेंडेंसी है कि वो एज अ किड आप लर्न कर लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा बहुत जल्दी इन बिहेवियर्स को लर्न करता है और अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और इस लूप में फंसता चला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी हमारे पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, ओसीडी की आपने कॉजेज़ देख ली, आपने जान लिया कि ओसीडी क्या होता है, तो अब आपके माइंड में होगा कि इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ ओसीडी। ओसीडी के ट्रीटमेंट में मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हमेशा कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, जिसमें हम साइकियाट्रिक मेडिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम साइकोथेरेपी या काउंसलिंग भी यूज़ करते हैं, या दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। जो साइकियाट्रिक मेडिकेशन है उसमें हम यूजुअली एसएसआरआईज यूज़ करते हैं। ठीक है, साइकियाट्रिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करता है ऐसी मेडिसिन जो आपके सेरोटोनिन लेवल्स को कंट्रोल करती है या उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती है, या फिर वो आपको आपकी सिम्टम्स देख के कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेरिटी पे हैं, वो आपको रेफ़र कर देता है साइकोथेरेपिस्ट के पास या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। वो क्या करता है, वो आप पे डिफरेंट थेरेपीज़ अप्लाई करता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो ओसीडी में यूज़ होता है दैट इज़ ईआरपी, जिसको हम एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, आपका थेरेपिस्ट आपके साथ मिलके एक लिस्ट बनाता है, एक हायरार्की बनाता है और आपके सिम्टम्स को उसमें लिखता है और उसके बाद उन पे काम करना शुरू कर देता है। साथ साथ अगर आपको मेडिकेशन की एसएसआरआईज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपको साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आप पूछते हैं कि आपका इलाज का ड्यूरेशन कितना चलेगा। बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे पेशेंट्स जब वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो अपनी बीमारी को, अपने डिसऑर्डर के उस टाइम पे उनका इलाज भी फिर लंबा चलता है। बहुत टाइम तक हम इस बीमारी को इग्नोर करते रहते हैं, सिम्टम्स को इग्नोर करते रहते हैं, हमें थॉट्स आती रहती हैं और हम इग्नोर करते रहते हैं या उन पर एक्ट करते रहते हैं। ऑब्सेशंस आई, रिपीटेड थॉट्स आए, एंग्जाइटी हुई और आपने फ़ौरन से एक्ट कर दिया, कंपल्शन कर दिया। ठीक है, आपके सिम्टम्स तब माइल्ड या मॉडरेट थे, आपसे वो ओवरकम हो रहे थे। आप अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास तब जा रहे हैं जब आपके सिम्टम्स बहुत स्वेरिटी पे चले गए हैं, तो आपका ट्रीटमेंट भी फिर लंबा चलेगा। ठीक है, उन सिम्टम्स को कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा आपके लिए, आपकी एंग्जाइटी भी ज़्यादा ट्रिगर होगी। तो जब भी आपको लगे कि आप में माइल्डली या मॉडरेटली कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो फ़ौरन से आप साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें। ठीक है, उनसे पूछें कि मेरे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, मैं किस तरह से इसे ओवरकम कर सकता हूँ। और यूजुअली 2 to 3 इयर्स का टाइम हम रखते हैं जिसमें इसका इलाज होता है। आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये कम्प्लीटली तौर पे क्योर हो जाती है या नहीं। तो कुछ क्लाइंट्स में जिनके सिम्टम्स अंडर कंट्रोल होते हैं ये पूरी तरह जड़ से भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट्स में इसके सिम्टम्स चलते रहते हैं, उन्हें मैनेज करना होता है। तो आपने ये देखना है कि आपके सिम्टम्स किस लेवल पे हैं। ठीक है, किस लेवल पे आप अभी उन्हें फ़ील कर रहे हैं, उस लिहाज से फिर आपने फ़ौरन से साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है और उनकी एडवाइस लेनी है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हो सकता है कोई इंसान इस डिसऑर्डर से गुजर रहा हो और उसको इसकी अवेयरनेस ना हो, तो अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए ताकि टाइमली लोग इसका ट्रीटमेंट ले सकें। थैंक यू सो मच।